काफी सारे मॉन्स्टर्स दुनिया पर हमला कर रहे हैं जिन्हें इंसानियत को दुश्मन कहा जाता है, और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा है जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। उन्हें एक जगह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आने वाली लड़ाइयों के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। साथ ही में बाहर की दुनिया से कोई भी उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत में हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ के स्कूल में एक नाकाजिमा नाम का स्टूडेंट है, लेकिन बाकी लोग उसे बुली करते रहते हैं क्योंकि उसके पास बाकियों की तरह कोई भी टैलेंट नहीं है। और एक मोटा सा लड़का उसे हमेशा बुली करता रहता है जिसके पास फायर को कंट्रोल करने की ताकत है। फिर वहाँ पे टीचर आ जाता है जो कि दो नए स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिनमें से एक का नाम क्योया है और दूसरी का नाम नाना। जब स्टूडेंट क्योया से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं तो वो सीधा मना कर देता है, और जब वो मोटा लड़का उसे जबरदस्ती करने लगता है तो वो उसे घूर के ही डरा देता है। तभी टीचर बताता है कि क्योया का टैलेंट एक सीक्रेट है जिससे सभी स्टूडेंट को लगने लगता है कि अगर ये अपनी पावर्स छुपा रहा है मतलब वो काफी खतरनाक होंगी। वहीं दूसरी तरफ नाना अपने टैलेंट के बारे में सब बता देती है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब नाना को नाकाजिमा के बगल में सीट मिलती है और वो अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटीज की वजह से पता लगा लेती है कि नाकाजिमा को रोज ही बुली किया जाता है, और वो नाकाजिमा से बात करने चली जाती है। उसके बाद वो मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने लगते हैं, पर तभी वहाँ मोगो आकर उसे फिर से बुली करने लगता है और कहता है कि तू मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जरा सा भी फिट नहीं है। लेकिन तभी नाना उसका दिमाग पढ़ लेती है और कहती है कि तुम उसे मेरे सामने इसलिए बुली कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी बुली के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। और बेचारा मोगुआ बिना पूछे उससे रिजेक्ट हो जाता है और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती अलग होती है। फिर जब क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर सभी को उनका क्लास प्रेसिडेंट चुनने को कहता है, और ये सुनते साथ मोगुआ अपना हाथ खड़ा करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में श्रेया भी अपना हाथ खड़ा करता है जिसके पास आइस कंट्रोल करने की पावर्स है। तभी अचानक से नाना नाकाजिमा का नाम सजेस्ट कर देती है, और ये सुन के वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। जिसके बाद उनके बीच में बहस होने लगती है और उससे परेशान होके क्योया कहता है कि क्यों ना तुम तीनों ही आपस में एक बैटल कर लो, जो जीतेगा वो क्लास का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस बात से श्रेया और मोगुआ दोनों ही राजी हो जाते हैं कि उन लोगों की फाइट कल होगी। लेकिन बेचारा नाकाजिमा शुरुआत से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लास प्रेसिडेंट के लिए नाना ने उसका नाम क्यों दिया। अब क्लास के बाद नाना उसे फॉलो करने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे आइलैंड का टूर दे, तो नाकाजिमा मान जाता है और वो उसे कैंपस और आइलैंड के टूर पे ले जाता है। फिर वो कैफेटेरिया जाते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं, जहाँ पे नाकाजिमा उससे उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटीज के बारे में पूछता है। वो कहती है कि ये इतना मजेदार भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि जब मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे होती हूँ तो मेरा सर घूमने लगता है क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों की बातें सुनाई देने लगती है, और इसी टैलेंट की वजह से मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। इसके बाद वो आइलैंड पे घूमना जारी रखते हैं, और जब दूर दूर तक कोई नहीं होता तो नाना नाकाजिमा से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है, क्योंकि बिना एबिलिटीज के कोई आइलैंड पे आ ही नहीं सकता। नाकाजिमा के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो उसने जानबूझ के छुपा रखी है ताकि दुश्मनों को इसके बारे में पता न लगे, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि मॉन्स्टर इस आइलैंड पर भी पहुंच चुके हैं। तभी अचानक से नाना वहाँ से नीचे गिरने लगती है, पर नाकाजिमा उसे बचा लेता है। नाना कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। वहीं क्योया स्कूल के अंदर सभी स्टूडेंट्स का डाटा चेक कर रहा था। तभी वहाँ पे टीचर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। क्योया कहता है वो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। और अब अगले दिन प्रेसिडेंट बनने के लिए मोगुओ और श्रेया के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन सिर्फ वही दोनों लड़ने वाले हैं क्योंकि नाकाजिमा पहले ही पीछे हट चुका है। वो स्टूडेंट्स के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। श्रेया और मोगुओ की लड़ाई में मोगुओ हार जाता है, लेकिन उसे अपनी हार पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि श्रेया ने किसी तरह की चीटिंग की है, और वो दोबारा खड़ा होकर उस पर एक काफी पावरफुल फायर बॉल से हमला कर देता है। लेकिन श्रेया के साथ साथ वहाँ पे सामने काफी सारे स्टूडेंट्स भी थे, और अब नाकाजिमा को अपनी एबिलिटी यूज करनी पड़ती है, और उसके फायर बॉल को ब्लॉक करने के बाद वो अटैक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये देख के नाना हैरान होती है और पूछती है कि उसकी पावर्स आखिर है क्या। वो बताता है कि असल में मेरी पावर्स दूसरों की पावर्स को न्यूट्रलाइज करना है, और सबको बचाने की वजह से सारी क्लास ये डिसाइड करती है कि क्लास का प्रेसिडेंट नाकाजिमा ही बनेगा। और ये पहली बार था कि स्टूडेंट्स ने किसी चीज के लिए उस पर भरोसा किया था, और उसे लगता है कि सब नाना के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए वो उसे शुक्रिया अदा करने के लिए उसी जगह पर बुलाता है। तभी नाना उसका हाथ पकड़ती है, इस उम्मीद में कि जिंदगी में पहली बार उसे लोगों की सोच सुनाई देना बंद होगी। और जब वो ऐसा करती है तो काफी इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। पर तभी अचानक से नाना नाकाजिमा को वहाँ से नीचे फेंक देती है, और अब नाकाजिमा रस्सी को पकड़ के लटका हुआ था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। नाना उसे बताती है कि असल में मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा दिमाग पढ़ने का नाटक करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। और जब मैंने देखा कि तुम बुक पढ़ने का नाटक कर
रहे हो तो मैं समझ गई थी कि तुम आसपास के लोगों से काफी डरते हो और तुम्हारे गले के निशान की वजह से मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम्हारे पास एक कैट है। नाकाजिमा पूछता है क्या तुम एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी से हो? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, असलियत में तो ह्यूमैनिटी के दुश्मन ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। मैं तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जिसे गवर्नमेंट ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, साथ में बाकी सभी लोगों को भी। लेकिन ह्यूमैनिटी का लीडर बनने के चांसेस तुम्हारे सबसे ज्यादा हैं। और अब नाकाजिमा ओशन में गिर जाता है और नाना ने अपने पहले टारगेट को निपटा दिया था और अब शायद वो मैसेज करके बताती है कि उसने दुश्मनों के फ्यूचर लीडर को मार दिया है, जो अगर जिंदा बच जाता तो उसकी वजह से लगभग 1 मिलियन लोगों की जान चली जाती। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि जिन एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी को मीडिया में मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है वो असल में ह्यूमंस हैं, जिन्होंने अपनी पावर्स को अवेकन किया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया दुनिया के कोने कोने में ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जिनके पास स्पेशल पावर्स थी और वो हर जगह तबाही मचाने लगे। और नॉर्मल ह्यूमंस ऐसे लोगों के सामने नहीं टिक सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स बनाई जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हों, लेकिन वो भी खुद को ह्यूमन से सुपीरियर मानने लगे और उनके दुश्मन बन गए। और इस सब की वजह से एक काफी बड़ा युद्ध छिड़ गया, लेकिन आखिर में जिनके पास टैलेंट नहीं था वही लोग जीते। और ताकि ऐसी वॉर दोबारा ना छिड़े गवर्नमेंट ने ऐसे सारे टैलेंटेड बच्चों को एक सुनसान आइलैंड पे भेज दिया और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चलेगी। और साथ ही में वो कुछ एजेंट्स को भी भेजते हैं जिनका काम उन्हें सीक्रेटली मारना होता है। फिर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन सभी की ट्रेनिंग चल रही है और देखने में वो सभी लोग बिल्कुल आम टीनेजर बच्चों की तरह ही हैं, जहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और एक बंदे की लटक के ऐसी तैसी हो रखी है और कुछ लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और श्रेया की एबिलिटीज को देख के नाना सोचने लगती है कि उसका अगला टारगेट वही होना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इसीलिए वो श्रेया के बारे में और भी चीजें जानना शुरू कर देती है, जहाँ वो थोड़ी क्यूट बनकर उसके बारे में जानने लगती है। लेकिन मोगुआ फिर से क्लास के बच्चों से भिड़ जाता है और अब जैसे वो उसके मुक्का मारने वाला होता है कुछ अजीब सा होता है और उस मोटे के खुद के मुंह पे मुक्का लग जाता है। और ये सब योहे ने अपनी टाइम ट्रैवलिंग पावर की वजह से किया था। अब श्रेया नाना को बताता है कि योहे उनके बीच में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके बाद नाना डिसाइड करती है कि वो उसके बारे में और भी ज्यादा पता लगाएगी। और अब वो योहे के साथ खाना खाने लगती है और जानबूझ के उसके ऊपर पानी का ग्लास गिरा देती है। तभी वो देखती है कि वो ग्लास वापस से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि योहे के पास टाइम को रोकने की नहीं बल्कि टाइम में पीछे जाने की पावर्स है। और ये सुन के योहे थोड़ा इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो पहली ऐसी स्टूडेंट है जिसको एग्जैक्टली पता है कि उसकी पावर्स क्या है। अब नाना को टेंशन होने लगती है कि अगर वो पास में जा सकता है तो वो ये भी देख सकता है कि नाना ने ही नाकाजिमा को मारा था। तभी वहाँ पे क्योया आ जाता है और कहता है योहे तुम अपनी पावर्स का यूज करके नाकाजिमा का पता लगाओ। ये बात सुन के नाना घबरा जाती है और टॉपिक को बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बीमार होगा इसलिए नहीं आया। क्योया कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा रूम उसके साथ में ही है और वो कल रात से ही वापस नहीं आया है और गायब होने से पहले वो तुम्हारे साथ ही था ना। अब नाना सोचने लगती है कि उसे कुछ करना ही होगा वरना सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पे अफवाह चल रही है कि एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। तो वो कहती है कि शायद से एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने उसके ऊपर हमला किया होगा। मैंने सुना है कि वो लोग ह्यूमंस की फॉर्म भी ले सकते हैं। तभी वो क्योया का दिमाग पढ़ने की एक्टिंग करती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो मॉन्स्टर हो और कहती है कि तुम्हारे मन में उसके लिए इतना गिल्ट क्यों है और तुम उसके बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो योहे भी सोचने लगता है कि वो अभी तक किसी भी चीज पे ऐसे ध्यान नहीं देता था, तो आखिर वो नाकाजिमा के मैटर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। क्योया कहता है कि मैं बस टाइम पास कर रहा था और वहाँ से चला जाता है। अब नाना कहती है कि मुझे शक है क्योया एक एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी है, लेकिन फिर भी योहे नाकाजिमा के बारे में जानना चाहता था और वो सबसे पहले उसके घर के पास जाता है, जहाँ वो टाइम में वापस जाके प्रेजेंट में आता है और बताता है कि क्योया सच कह रहा था, नाकाजिमा कल रात से ही अपने रूम में वापस नहीं आया है। नाना देखती है कि पास में ट्रैवल करना काफी एनर्जी कंज्यूमिंग है और योहे तो बस कल रात में ही गया था और उसी में उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है और इसी वजह से वो सिर्फ एक ही दिन पहले जा सकता है। योहे ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो कहता है कि मैं उसी क्लिफ पर जाना चाहता हूँ जहाँ पे नाकाजिमा नाना के साथ गया था। नाना कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, हम बाद में पता लगा लेंगे, वैसे भी तुम काफी ज्यादा थक चुके हो। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा नाकाजिमा के बारे में पता लगाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और आखिर में नाना उसे पास्ट में जाने से नहीं रोक पाती, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि वो पास्ट में जाकर सिर्फ उतनी ही देर वहाँ पे देख पाया जब नाकाजिमा और नाना ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो गई। अब योहे उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके ऊपर शक किया था और अब वो दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब नाना के नजर में योहे उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, इसीलिए वो आज रात को ही उसे मार देना चाहती है। वो रात में उसके पास जाती है और थोड़ी घबराहट की हालत में उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रास्ते में वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ या नहीं।
नहीं, और वो एक जगह पहुंचकर कहती है ये वही जगह है जहाँ पे एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी के मॉन्स्टर ने नाकाजिमा पे हमला किया था, लेकिन तुम तो अपनी पावर से पास्ट में जाके उसे बचा सकते हो ना। और अब योहे पास्ट में चला जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन नाना उसे उस लेक पर लेके गई थी जिसे शेया ने सुबह जमाया था। और क्योंकि नाना ने सुबह देखा था कि योहे पानी में गिरने से डर रहा है, इसलिए उसे पता था कि वो तैरना नहीं जानता। तो जैसे योहे पास्ट में जाता है वो डूबने लगता है, और अगर वो प्रेजेंट में वापस भी आ गया तो वो जमी हुई नदी के नीचे आएगा और उसकी मौत पक्का है। अब अगले दिन क्योया उसी क्लिफ के पास इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचता है जहाँ पे उसे वही टूटी हुई रस्सी दिखती है, जिसके बाद वो सीधा पानी में कूद जाता है। और इधर तेज बारिश की वजह से सभी लोग क्लासरूम में भीगे हुए आए हैं, और वो लोग बात करने लगते हैं कि पहले नाकाजिमा गायब हो गया और अब योहे। अब ये सब सुन के नाना सोचने लगती है कि उसे जल्दी ही अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया है। तभी शेया उसके पास आता है और बोलता है, ओए लड़की, तुम मुझे अपनी पावर्स क्यों नहीं दिखाती? वो कहती है, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक लड़की के इतनी पास आना चाहिए जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पास में ही बैठी हुई है? ये सुन के शेया हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? वो कहती है, तुम्हारा दिमाग पढ़ के। और कैसे? तभी वहाँ पे क्योया आ जाता है और कहता है, शायद से जो चीज नाना कर रही है वो माइंड रीडिंग नहीं है बल्कि एनालिसिस और डिटेक्शन है। उसने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि आज सारा दिन बारिश हो रही थी और शेया का राइट वाला शोल्डर गीला हो रखा है, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड का लेफ्ट वाला, और वो वहाँ से चला जाता है। और अब लंच ब्रेक के दौरान नाना क्योया को भी अपने साथ लंच करने के लिए इन्वाइट करती है, पर वो सीधा मना करके आगे बढ़ जाता है। उसके बाद नाना उसे सीक्रेटली फॉलो करना शुरू कर देती है, और अब वो एक शेड के पास पहुँचते हैं जहाँ नाना को पता लगता है कि क्योया एक किटन को खाना खिला रहा है। अब अगले दिन नाना फिर से क्योया के पास आती है और कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। इस बार क्योया उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने रूम में इनवाइट करता है। उसके रूम में जाके उसे पता लगता है कि क्योया को वीडियो गेम्स काफी ज्यादा पसंद है। वो बताता है, मुझे चीजों से काफी जल्दी ऑब्सेशन हो जाता है और इसीलिए मैं नाकाजिमा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है जो कि मुझसे पहले इस आइलैंड पर आई थी, पर अब वो मिसिंग है और क्योया यहाँ पर अपनी बहन के बारे में ही जानने के लिए आया है। अब वीडियो गेम्स खेलते वक्त उसे पता लगता है कि उन दोनों को सेम मांगा पसंद है। इसके बाद जब नाना वहाँ से जा रही थी तो क्योका उसे नाकाजिमा की वॉच दिखाता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ क्लिफ तक चलोगी? जिसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 13 की दोपहर को तुमने क्या क्या किया था? वो कहती है, मैं नाकाजिमा के साथ थी, पर तुम इवनिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है, जब मैं आइलैंड पे घूम रहा था तो मुझे एक क्लिफ मिली जहाँ मैंने टूटी हुई सेफ्टी रोप देखी और इस रोप के अंदर नाकाजिमा की वॉच फंसी हुई थी जिसमें 6 बज रहे थे, और इसका मतलब या तो उसने खुद कूद के अपनी जान ली है या फिर किसी ने जानबूझ के उसकी घड़ी यहाँ पर छोड़ दी। नाना कहती है, क्या पता एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने उस पर हमला किया हो। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी मॉन्स्टर्स हैं। वो आखिर कत्ल करने के बाद पीछे कोई सुराग क्यों छोड़ेंगे? और अब वो नाना को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उनके कैंपस में कोई किलर है। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लोग उसे वार्न कर रहे थे कि अब से तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि उनकी एबिलिटीज प्यूबर्टी के साथ और भी ज्यादा डेवलप होती रहती है, इसीलिए उन्हें मारने के लिए कई बार न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज करना पड़ा है। पर अब उन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि नाना जैसे एजेंट्स को भेजना ज्यादा बेहतर है। अब अगले दिन नाना क्योया को मारने का प्लान बनाती है। उसके बाद नाना और क्योया टीचर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी थ्योरी के बारे में बताते हैं। टीचर उन्हें बताते हैं कि ग्रेजुएशन तक वो लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी के लिए बाकी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें नहीं बताएंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद नाना क्योया को बताती है कि नाकाजिमा किसी बिल्ली को खाना खिलाया करता था, पता नहीं वो बिल्ली अब कैसी होगी। तभी वो कहती है कि उसे कोई चीज याद आई और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद क्योया वेंडिंग मशीन से बिल्ली के लिए दूध निकालता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब वो शेड के अंदर जाता है तो बाहर से नाना उसके ऊपर नजर रख रही थी। अंदर जाके उसे पता लगता है कि वहाँ पे तो बिल्ली है ही नहीं और खिड़की का दरवाजा बंद है, जबकि वो उसे खोल के गया था। अब वो दूध गर्म करने लगता है, लेकिन जैसे वो गैस को ऑन करता है वहाँ पे धमाका हो जाता है। और ये सारा प्लान नाना का था, जिसने जानबूझ के क्योया को कैट के बारे में याद दिलाया था ताकि वो शेड में जाए। नाना को ये बात पता लग चुकी थी कि क्योया ढंग से सूंघ नहीं सकता क्योंकि उसके रूम में चारों तरफ काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ था और उसने सब्जियों के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई थी। अब नाना ड्रामेबाजी करते हुए उसके पास जाती है और ये कह के जाने लगती है कि वो मदद लेके आ रही है, लेकिन तभी क्योया उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम ही सबसे पहले यहाँ क्यों आई। और अब उसके सारे घाव हील होने लगते हैं क्योंकि उसकी एबिलिटी है इमॉर्टैलिटी। वो कहता है कि तुमने उस बिल्ली के बारे में मुझे याद दिलाया, शायद तुम्हें पता था कि मैं लंच ब्रेक में बिल्ली को फीड करने जाता हूँ। अब हो सकता है कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन तुम मुझे शौक क्यों लग रही हो जबकि तुम दिमाग को पढ़ सकती हो। लेकिन क्योका के पास नाना के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था कि उसी ने सारा प्लान बनाया है और नाकाजिमा के गायब होने के पीछे भी वही है। अब आगे वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो नाना का नाम लेने की जगह ये बोलता है कि शायद इसके पीछे एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटीज हो
लेकिन स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि उनके आइलैंड पे मॉन्स्टर्स हैं। तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि मिचिरू नाम की एक लड़की को लव लेटर मिला है और उसे स्कूल के बाद किसी ने मिलने बुलाया है। तभी मिचिरू देखती है कि नाना के पैर पे चोट लगी हुई है और वो उसे चाट के ठीक कर देती है। चाट के जख्मों को ठीक करना उसकी एबिलिटी थी, लेकिन इस एबिलिटी का उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है क्योंकि वो जब भी अपनी पावर्स यूज करती है उसकी जिंदगी कम हो जाती है। और जब वो उस लड़के का इंतजार कर रही थी तो वहाँ पे कोई लड़का नहीं बल्कि नाना आती है और बताती है कि ऐसा कोई लड़का है ही नहीं, ये सारा काम उन दोनों लड़कियों का है। और ये बात नाना को उस लेटर को ऑब्जर्व करके और इन दोनों लड़कियों की हरकतों से पता लग गया था और अब बेचारी मिचिरू अपसेट होकर रोने लगती है। लेकिन नाना उसे चेयर करती है और साथ में लंच के लिए लेके जाती है और अब उसे अपना अगला टारगेट मिल चुका था, पर उसे पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि उस धमाके के बाद से क्योया उसके ऊपर और भी ज्यादा शक करने लगा है। अब नाना सोच रही थी कि वो मिचिरू को कैसे मारेगी क्योंकि वो चाट कर अपने जख्मों को हील कर सकती है, इसीलिए उसे मिचिरू पे पीछे से हमला करना होगा ताकि वो उन्हें चाट कर ठीक ना कर पाए। लेकिन जब वो मिचिरू के पास जाने लगती है तो क्योया उसके रूम के बाहर ही बैठा हुआ था। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्योया कहता है कि उसे डर था कि कहीं एनिमी तुम्हारे ऊपर हमला न कर दे और इसीलिए वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। और अब क्योंकि वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती थी इसलिए वो खिड़की से बाहर चली जाती है। लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से क्योया को शक हो जाता है और जब वो पीछे जाता है तो नाना रूम के अंदर नहीं थी और वो उसे भागता हुआ देखता है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। जब वो मिचिरू के रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पे नाना घायल पड़ी हुई थी। नाना क्योया को बताती है कि उसने मॉन्स्टर के मन की आवाज सुनी थी जो कि मिचिरू को मारने जा रहे थे और इसीलिए वो भागती हुई यहाँ पर आ गई। और अब वो मॉन्स्टर के बारे में बताती है जिसने इनविजिबल होकर उस पर हमला किया और वहाँ से भाग गया। लेकिन ये सारी बातें झूठ थी और उसने खुद ही अपने ऊपर हमला किया था ताकि वो विक्टिम की तरह लगे और क्योका का शक खत्म हो जाए। लेकिन उसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो अगले दिन उससे सारी कहानी पूछता है और कहता है कि अगर तुमने मॉन्स्टर्स की आवाज सुनी थी तो तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी जबकि तुम जानती हो कि मैं मर नहीं सकता। और अगर वो मॉन्स्टर ऑफ ह्यूमैनिटी था तो वो सिर्फ जख्म देके क्यों भागा, अगर वो चाहता तो हम सबको खत्म कर सकता था। नाना कहती है तो तुम ये सोच रहे हो कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर था ही नहीं। अब क्योया को लग तो रहा था कि कहीं उसने खुद ही को जख्मी तो नहीं किया, पर उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था और ये भी नहीं पता था कि वो झूठ बोल भी रही है या फिर नहीं। और जब इस घटना के बारे में वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को पता लगता है तो मिचिरू को बचाने की वजह से वो सबके सामने हीरो बन जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो रोने लगती है और इस अफवाह को और फैला देती है कि इस आइलैंड पर एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी आ चुके हैं और उन्होंने ही नाकाजिमा को भी मारा है। और उसकी खतरनाक एक्टिंग की वजह से मिचिरू कहती है कि उसे नाना को ही क्लास प्रेसिडेंट बना देना चाहिए क्योंकि उसी ने मिचिरू की जान बचाई थी। नाना बहादुर भी है और वो लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती है, इसीलिए प्रेसिडेंट उसे ही बनना चाहिए। और इस बात से सब लोग एग्री भी कर जाते हैं और क्योंकि अब वो क्लास की प्रेसिडेंट बन चुकी है तो अपनी पावर्स का फायदा उठा के मिचिरू से कहती है कि वो सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स इकट्ठा करे, जैसे उनके नाम और उनकी एबिलिटीज। और मिचिरू को कोई शक भी नहीं होता और वो उसकी बात को मान लेती है। तभी वहाँ पे क्योया आता है और वो उसके ऊपर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर भी नाना समझ जाती है कि वो अभी भी उसके ऊपर शक करता है। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारी पीठ का जो जख्म है ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी औजार से किया हो। नाना कहती है कि वो मॉन्स्टर के नाखून वगैरह होंगे और क्योंकि इस बात पे क्योया को शक हुआ था तो वो अपने अगले मर्डर के लिए किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करने का सोचती है जिससे किसी को भी किसी इंसान के ऊपर शक ना हो, इसीलिए वो पॉइजन नीडल का यूज करती है। जब वो अपने रूम में वापस जा रही थी तो उसके पीछे कीची आ जाता है और वो नाना से कहता है कि वो फ्यूचर को देख सकता है और उसके लेटेस्ट विजन में उसने नाना को उसकी जान लेते हुए देखा है। अब उस फोटो में नाना देखती है कि वो कीची का गला घोट रही है। अब वो मासूम बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, पता नहीं ये सारी चीजें तुम्हें क्यों दिख रही है।